Good morning, everyone. I am Dr. Prerna Maheshwari from Government Dungar College, Bikaner. वैदिक पीरियड पर अब तक हुए लेक्चर्स की कंटिन्यूएशन में मैं आज उत्तर वैदिक काल या लेटर वैदिक पीरियड पर आपसे बात करने जा रही हूँ। इससे पहले जब हमने ऋग्वैदिक काल के बारे में बात की थी, तो ऋग्वैदिक काल की जानकारी का मुख्य स्रोत ऋग्वेद था। उत्तर वैदिक काल की जानकारी के मुख्य स्रोतों की यदि हम बात करें तो ऋग्वेद की संहिता के अतिरिक्त शेष वैदिक साहित्य से हमें उत्तर वैदिक काल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती। उत्तर वैदिक काल के मेन सोर्सेज में ऋग्वेद संहिता से संबंधित ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद ग्रंथ, इनके अतिरिक्त सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद की संहिताएं, तीनों संहिताओं से संबंधित ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद ग्रंथ शामिल हैं। ब्राह्मण ग्रंथों की यदि हम बात करें तो इनमें वैदिक संहिताओं के मंत्रों की गद्यात्मक व्याख्या मिलती है। प्रत्येक वेद के पृथक पृथक ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद का ऐतरेय और कौशिकी, सामवेद का पंचविश, जैमिनीय और षड्विश, यजुर्वेद का शतपथ और तैत्तिरीय, अथर्ववेद का गोपद ब्राह्मण है। आरण्यक ग्रंथों की यदि हम बात करें तो आरण्यक शब्द अरण्य से बना है। संभवतः ये वो ग्रंथ थे जिनके अध्ययन के लिए अरण्य या वन जैसी शांति आवश्यक थी। इनमें दार्शनिक चिंतन मिलता है। आध्यात्मिक चिंतन की चरम सीमा के रूप में हमें उपनिषद प्राप्त होते हैं और उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। मुख्य रूप से उपनिषदों में ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, कौशिकी और श्वेताश्वतर का नाम लिया जा सकता है। अब हम उत्तर वैदिक काल की भौगोलिक स्थिति की बात करें। इससे पहले आपने पढ़ा था कि ऋग्वैदिक काल में आर्य सप्त सिंधु प्रदेश में रह रहे थे। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार पश्चिम से पूर्व की ओर हुआ। वे आगे बढ़े। पूर्व के अतिरिक्त दक्षिण में भी कुछ दूर तक उनका विस्तार हुआ। उत्तर वैदिक काल में हमें मुख्य रूप से जिन राज्यों के नाम मिलते हैं उनमें कुरु, पांचाल, गंधार, केकय, मद्र, काशी, कौशल, विदेह, अवंती, कलिंग, मगध, वंग, मत्स्य, वत्स, अंग और विदर्भ के नाम प्रमुख हैं। कुरु और पांचाल का मुख्य रूप से उत्तर में दो राज्यों के रूप में उल्लेख आता है। कुरु के अंतर्गत थानेश्वर और दिल्ली का क्षेत्र शामिल था। कुरु के प्रमुख प्रतापी शासकों में परीक्षित और जन्मेजय के नाम आते हैं। पंचाल के अंतर्गत उत्तर प्रदेश का बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद का क्षेत्र सम्मिलित था। उत्तर वैदिक काल में हमें जनपद राज्यों का उल्लेख मिलता है।
जनपद राज्यों की स्थापना उत्तर वैदिक काल की एक प्रमुख विशेषता है और इस समय अलग अलग दिशा के अनुसार अलग अलग राज्यों के नाम मिलते हैं। जैसे मध्य देश के जो जनपद थे उन्हें राज्य के नाम से जाना जाता था। पश्चिम दिशा के स्वराज्य के नाम से जाने जाते थे। दक्षिण के भोज्य नाम से जाने जाते थे और ऐसे राज्य जहां राजा नहीं होता था उन्हें वैराज्य कहा जाता था। इसी प्रकार शासकों के भी अलग अलग संबोधन मिलते हैं। जैसे पूर्व दिशा में शासक के लिए सम्राट, मध्य देश में राजा, पश्चिमी दिशा में स्वराट, दक्षिण दिशा में भोज और उत्तर दिशा में विराट का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में राजा के अधिकारों में काफी बढ़ोतरी हुई। राज्यों की शक्ति और आकार में काफी वृद्धि हुई। इस समय मुख्य रूप से साम्राज्यों का उल्लेख मिलता है। राजा का पद इस समय स्थायी और वंशानुगत होने लगा था, परंतु राजा अभी भी निरंकुश नहीं था। राजा के निर्वाचन की भी सूचनाएं मिलती है। प्रशासन कार्य में राजा की सहायता के लिए सभा, समिति और विदत नाम की संस्थाएं उत्तर वैदिक काल में मौजूद थी। सभा और समिति के बारे में आपने ऋग्वैदिक काल में भी पढ़ा था और ये दोनों संस्थाएं इस समय भी महत्वपूर्ण संस्थाओं के रूप में कार्य कर रही थी। अथर्ववेद में एक राजा का कथन मिलता है कि सभा और समिति प्रजापति की दुहिताएं हैं, वे मेरी रक्षा करें। अथर्ववेद में सभा को नरिष्ठ कहा गया है, अर्थात जिसके निर्णयों की अवहेलना नहीं की जा सकती है। इस प्रकार इन दोनों संस्थाओं के महत्व की जानकारी हमें मिलती है। सभा और समिति के अतिरिक्त एक और संस्था का उल्लेख उत्तर वैदिक काल में मिलता है। उसका नाम था विदत। विदत विद्वानों की एक परिषद थी जहां गंभीर और शास्त्रीय विचार विमर्श होता था। राजा को प्रशासन कार्यों में सहायता देने के लिए कुछ अधिकारियों का उल्लेख मिलता है और इन्हें रत्निन कहा जाता था। शतपथ ब्राह्मण में मुख्य रत्निन की सूची मिलती है, जिसमें पुरोहित, सेनानी, युवराज, महिषी या रानी, सूत अर्थात राजा का सारथी, ग्रामणी अर्थात गांव का मुखिया, क्षत्रिय या प्रतिहारी, संग्रहिता या कोषाध्यक्ष, भागदूत अर्थात कर संग्रह करने वाला, अक्षवाप जो कि पासिक खेल में राजा का सहयोगी होता था, और पालागल जो कि राजा का मित्र भी था और विदूषक का कार्य भी करता था। इस प्रकार उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक स्थिति की जहां तक बात है, राजा की स्थिति में काफी परिवर्तन देखने को मिलता है। बड़े विशाल राज्यों का निर्माण इस समय में हुआ है और इनके क्षेत्र विस्तार भी हुए। उत्तर वैदिक काल में नियमित रूप से कर वसूली होने लगी थी और आय का 16वां भाग राजा को मिलता था।
उत्तरवादी काल में प्रांतीय शासन का भी उल्लेख मिलता है। मुख्य रूप से दो अधिकारियों के नाम मिलते हैं, स्थपति अर्थात जो बाहरी क्षेत्रों का प्रबंध देखता था, और शतपति अर्थात जो 100 गांवों के समूह की देखभाल करता था। उत्तरवादी काल में यदि हम सामाजिक स्थिति की बात करें तो ऋग्वैदिक काल की तुलना में समाज में काफी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करें वर्ण व्यवस्था की। उत्तरवादी काल में वर्ण व्यवस्था का स्पष्ट उल्लेख मिलता है और चारों वर्णों का अनेक जगहों पर उल्लेख किया गया है। इस समय वर्ण वंशानुगत आधार पर दिखाई देते हैं। जातियों का जन्म होने लगा था और उनमें भी वर्ण भेद की प्रवृत्ति दिखाई देती है। ऋग्वैदिक काल में वैश्य और शूद्र दोनों का उल्लेख पुरुष सूक्त में एक बार ही हुआ है, लेकिन उत्तरवैदिक काल में हमें चारों वर्णों का बार बार उल्लेख मिलता है। और इस काल में चारों वर्णों में ऊंच नीच की भावना और भेदभाव की प्रवृत्ति बार बार दिखाई देती है। उत्तरवैदिक काल में तीनों वर्णों के अलग अलग यज्ञोपवीत धारण किए जाने के उल्लेख मिलते हैं। ब्राह्मण सूत का, क्षत्रिय सन का और वैश्य ऊन का यज्ञोपवीत धारण करते थे। उत्तरवैदिक काल में अनेक जगहों पर ऐसा उल्लेख मिलता है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्णों में आपस में प्रतिद्वंद्विता चल रही थी। कहीं पर ब्राह्मण क्षत्रियों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण स्थान हासिल कर लेते हैं, कहीं पर क्षत्रिय ब्राह्मणों से आगे दिखाई देते हैं। इसी प्रकार शुक्ल यजुर्वेद में ऐसा उल्लेख मिलता है कि क्षत्रियों का महत्व ब्राह्मणों की तुलना में अधिक हो गया था। जहां तक शूद्रों की स्थिति की बात है, उत्तरवैदिक काल में वर्ण भेद की प्रवृत्ति तो दिखाई देती है, लेकिन शूद्रों का उपनयन संस्कार इस समय तक कायम था। उन्हें ज्ञानार्जन का अधिकार था। उत्तरवैदिक काल में हमें शूद्रों में उच्च अध्ययन प्राप्त करने वाले और विद्वान शूद्रों में दो उदाहरण विशेष रूप से मिलते हैं, जिसमें एक नाम तो है सत्यकाम जाबाली का और दूसरा नाम है महिदास का। सत्यकाम जाबाली के बारे में जो सूचना मिलती है उसके अनुसार उसकी माता परिचारिका थी और उसके कुल और गोत्र का कोई पता नहीं था, परंतु ऋषि गौतम ने सत्यकाम को अध्ययन कराया और उसका यज्ञोपवीत संस्कार करा करके उसे अपना शिष्य बनाया था। इसी प्रकार ऐत्रेय ब्राह्मण के रचयिता महिदास के बारे में जानकारी मिलती है कि वो किसी अज्ञात आचार्य की पत्नी इत्रा का पुत्र था, इसलिए ऐत्रेय नाम से जाना जाता था। उसने ऐत्रेय ब्राह्मण की रचना की और समाज में उसका प्रतिष्ठित स्थान था। अतः स्पष्ट है कि शूद्रों की यद्यपि
हीन स्थिति का उल्लेख मिलता है, लेकिन शिक्षा ग्रहण करने और उपनयन संस्कार से उन्हें वंचित नहीं किया गया था। उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था का विकास हुआ। जीवन के 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए मनुष्य के जीवन को 4 भागों में बांटा गया: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। जाबाल उपनिषद में पहली बार 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। वर्ण व्यवस्था का मूल उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को समाज के लिए कर्मशील बनाना था और आश्रम व्यवस्था का उद्देश्य मनुष्य के भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन लक्ष्यों का समान अनुपात में समन्वय करना था। उत्तर वैदिक काल में हमें आश्रम व्यवस्था के आरंभिक उल्लेख मिलते हैं। उसकी पूर्ण विकसित अवस्था बाद के काल में देखने को मिलती है। समाज की सबसे छोटी इकाई के रूप में परिवार का जो उल्लेख उत्तर वैदिक काल में मिलता है, उसके अनुसार इस काल में संयुक्त परिवार यद्यपि विद्यमान थे, परंतु परिवार के टूटने का भी उल्लेख मिलता है। पिता के जीवित रहते हुए संपत्ति का विभाजन होने लगा था। स्त्रियों की स्थिति की यदि हम चर्चा करें तो उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति उतनी सम्मानजनक नहीं थी जितनी ऋग्वैदिक काल में थी। पुत्र की अपेक्षा इस समय पुत्री की स्थिति कुछ हीन नजर आती है। अथर्ववेद में पुत्री के जन्म पर खिन्नता का उल्लेख भी मिलता है, परंतु बहुत ज्यादा अंतर भी नहीं दिखाई देता। बाल विवाह की प्रथा इस समय में नहीं थी। विधवा स्त्री का पुनर्विवाह हो सकता था। पर्दा प्रथा इस समय भी नहीं थी। सती प्रथा के पक्ष में कोई प्रमाण हमें नहीं मिलता है। अधिकांश विवाह सजातीय ही होते थे। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जाता था। उपनिषदों में अनेक विदुषी स्त्रियों के उदाहरण मिलते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में जनक की सभा में गार्गी और याज्ञवल्क्य के वाद विवाद का उल्लेख किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि उत्तर वैदिक काल में भी स्त्रियां उच्च शिक्षा ग्रहण कर रही थी। इस प्रकार उत्तर वैदिक काल से हमें जहां एक और आर्यों के पश्चिम से पूर्व और दक्षिण की ओर भौगोलिक विस्तार की जानकारी मिलती है, विशाल साम्राज्यों की सूचना मिलती है। राजनीतिक संस्थाओं में यदि हम देखें तो सभा और समिति के अतिरिक्त विदथ नाम की महत्वपूर्ण संस्था का भी उल्लेख मिलता है और अधिकारी तंत्र पहले की तुलना में हमें कुछ विशाल मिलता है। उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति की यदि हम बात करें तो ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी, उसकी तुलना में उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का स्वरूप वंशानुगत नजर आता है और वर्ण व्यवस्था के अलावा आश्रम व्यवस्था के आरंभ की जानकारी इस काल से मिलती है और
सबसे महत्वपूर्ण स्त्रियों की स्थिति की बात हम करें तो ऋग्वैदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आनी शुरू होती है, जो बाद के काल में और बढ़ती जाती है।